दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं सेल्टन ट्रेडिंग और मैं आपका दोस्त एमआर चौधरी। दोस्तों स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की सीरीज का ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 पहले इंट्रो वीडियो के रूप में अपलोड किया जा चुका है। इंट्रो वीडियो में मैंने एक सिलेबस दिया था आपको कि इस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की इस सीरीज के अंदर आप कंप्लीटली क्या लर्न करने वाले हैं। उस सिलेबस का पहला टॉपिक आज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अपन स्टॉक मार्केट के सिनेरियो में जाने से पहले रोजमर्रा की जिंदगी में जो घटनाएं घटित होती है वहां पे भी बहुत सारे एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों मैं एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के इस टॉपिक को इतना डीप लेवल पे ले जाऊंगा जितना लोग पेड कोर्स में भी नहीं समझा पाते, और इतना सरल तरीके से समझाऊंगा कि एक 5वीं क्लास में पढ़ने वाला विद्यार्थी भी आसानी से समझ जाए। YouTube के इस वर्ल्ड में एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर जितने भी वीडियो अवेलेबल है, कोई भी वीडियो कंप्लीट नॉलेज वाला नहीं है। मैंने अधूरी जानकारी उन यूट्यूबर्स द्वारा आपको प्रदान की जा रही है। कुछ 2-4% लोग हैं जो डीप लेवल में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी केवल पेड कोर्स में अवेलेबल। फ्री में कहीं पर भी इतनी डीप लेवल की जानकारी आपको नहीं मिलेगी। और कंप्लीट अगर आपने ये समझ लिया कि एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है तो आप आधा स्टॉक मार्केट का सिनेरियो समझ जाएंगे मेरे दोस्त। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। अपन सबसे पहले एक उदाहरण से बात शुरू करते हैं कि आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जो एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में घटनाएं घटित होती है उनको कैसे देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक उदाहरण लिया है आलू उत्पादन करने वाले किसानों का, और छोटे बड़े व्यापारी और एक बहुत बड़ा व्यापारी जो इस आलू की फसल को किसानों से किस प्रकार कंप्लीटली ले लेता है और फिर कैसे मैनिपुलेशन करता है और सस्ते में खरीद कर कैसे महंगे में बेचता है। इसको आप स्टॉक मार्केट से कोरिलेट करने की कोशिश करना। दोस्तों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर मैंने लिखा है फार्मर। ये आलू उत्पादन करने वाले किसानों का समूह है जो 10 लाख बोरी हर साल आलू पैदा करते हैं। अब ये किसान, इसके बाजू में है ये छोटा व्यापारी स्मॉल ट्रेडर, उसके बाजू में है ये बड़ा व्यापारी, और उसके बाजू में ये है बहुत बड़ा व्यापारी, वेरी बिग ट्रेडर जिसको ऑपरेटर भी बोलते हैं। सबसे नीचे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी मंडी जहां पे आलू का व्यापार होता। अब आप दोस्तों ध्यान से देखना कि ये बहुत बड़ा व्यापारी है, इसके पास पिछले साल के 3 लाख बोरी आलू स्टॉक में पड़े हैं, इसके गोडाउन में पड़े हैं, और किसान इस साल 10 लाख बोरी नए आलू पैदा करने वाले हैं। अब ये जो बड़ा व्यापारी है वेरी बिग ट्रेडर, जिसको वीबीटी बोलता हूं मैं, वीबीटी वेरी बिग ट्रेड, ये ऑपरेटर है। जैसा स्टॉक मार्केट में आपका ऑपरेटर होता है वैसे ही ये ऑपरेटर का काम यहाँ पे करता है। अब ये क्या डिसाइड करता है, आलू की नई फसल आने वाली है, 3 लाख बोरी आलू इसके स्टॉक में गोडाउन में पड़े हैं, 10 लाख बोरी आलू नया पैदा होने वाला है, तो ये अपना प्लान बनाता, डिसाइड करता है। क्या करता है कि नया आने वाला आलू है, अब मंडी में मार्केट प्राइस चल रही है 100 रुपए, नया आलू आने वाला है, तो वो डिसाइड करता है कि मुझे 80 और 120 रुपए के बीच में इस 10 लाख बोरी में से 8 लाख बोरी मुझे खरीदनी है, और उसको बेचना कितने में, सेल रेंज वो डिसाइड करता है 80 और 120 के बीच में खरीद के 200 और 250 के बीच में मुझे इस पूरे 8 लाख बोरी आलू को वापस बेचना भी है। ये वो प्लान बना लेता ऑपरेटर है जो वेरी बिग ट्रेडर वीबीटी। अब वो इसको कैसे मैनिपुलेट करता है, किस प्रकार लोगों को डरा करके सस्ती रेट में खरीदता है और वापस महंगा किस प्रकार से बेच पाता है, इस सिनेरियो में अपन समझेंगे। अब किसान के पास क्या क्या रास्ते हैं। 10 लाख बोरी इन किसानों ने आलू पैदा कर लिया, अब उसको 8 लाख बोरी इसमें से खरीदना है। 8 लाख बोरी एक साथ तो वो खरीद नहीं सकता, एक साथ खरीदेगा
तो मार्केट में किल्लत हो जाएगी और भाव पहले ही बढ़ जाएंगे, फिर वो खरीद ही नहीं पाएगा। उसको खरीदना तो 80 और 120 के बीच में ही है ना, और एक साथ खेतों से आलू पैदा भी नहीं होंगे और एक साथ किसान बेचना भी नहीं चाहेंगे। तो इन सारी समस्याओं का समाधान वो कैसे करता है देखना, और फिर वो किस प्रकार बढ़ी हुई रेट पे वापस बेचता है वो भी देखना। अब किसानों के पास क्या रास्ते हैं, या तो वो इन छोटे व्यापारी को बेच दे आलू, या वो मंडी में बेच दे, या वो किसान इस बड़े व्यापारी को बेच दे, या वो किसान इस सबसे बड़े व्यापारी को बेच दे। किसानों के पास ये 4 रास्ते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब कुछ किसानों को पैसों की तुरंत आवश्यकता होती है तो आधा माल बेचते हैं, तो ये 100 रुपए के आसपास रेट चल रही होती है। कुछ माल ये सारे लोग खरीद लेते हैं, कुछ मंडी में चला जाता है, कुछ छोटे व्यापारी के पास, कुछ बड़े व्यापारी के पास, कुछ बहुत बड़े व्यापारी के पास। अब वो अपना असली गेम चालू कर, कुछ लोग किसान लोग हैं वो अपना माल रोक के बैठ जाते हैं कि भाव छटेगा। उसी दरमियान अब यहाँ पे नीचे देखना मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, 6 रुपए। अब आलू को सस्ता करना है, नया आलू भी आ रहा है और भाव को गिराना है। तो वेरी बिग ट्रेडर जो ऑपरेटर है वीबीटी, वो क्या करेगा, अपने स्टॉक में से जो पुराना आलू उसके पास पड़ा है, गोडाउन में पड़ा है, उसकी वो सप्लाई दे देगा मार्केट। मार्केट में भाव ऊपर नीचे डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है। जब सप्लाई ज्यादा हो जाती है और डिमांड कम रहती है, भाव गिर जाते हैं। जब सप्लाई कम हो जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है, तो भाव छट जाते हैं। अब उसको भाव गिराना है तो क्या करेगा, वो मंडी में सप्लाई ज्यादा देगा, क्योंकि किसानों ने तो माल रोक दिया, बेच ही नहीं रहे, तो भाव गिरेगा कैसे। मार्केट में ज्यादा सप्लाई होगी तभी गिरेगा, तब वो अपना गोडाउन खोलता है। और ध्यान से देखना यहाँ पे क्या करता है, वीबीटी सप्लाई 0.5 लाख बैग्स, यानी 50,000 बैग की सप्लाई मंडी में दे देता है। कौन, ऑपरेटर। अब जब 50,000 बोरी एक साथ आ गया मंडी में, क्या होगा, इतना खरीदने वाले लोग नहीं होंगे, तो क्या होगा, भाव गिरेगा। तो मार्केट प्राइस कहां पे आ गया, 90 पे। तो वीबीटी क्या करेगा, बाइंग। बड़ा ऑपरेटर है वो वापस किसानों से खरीदना चालू कर देगा। 100 से 90 आएगा तो कुछ किसान डर जाएंगे कि भाव तो और गिर रहा, आलू सड़ भी जाएगा, उनको कुछ रुपए पैसों की जरूरत भी है, तो और ज्यादा भाव नहीं गिर जाए, इस डर से वो किसान बेचना चालू कर और ये बड़ा ऑपरेटर खरीदना चालू। जब ये खरीद चालू करता है तो वापस कमी हो जाती है, तो भाव वापस चढ़ जाते हैं और 90 से कितना हो जाता है, 120 हो जाता है। भाव चढ़ गया, कुछ किसान और बेचते हैं, लेकिन उसको महंगा खरीदना नहीं है, 120 से ऊपर वो खरीदना नहीं चाहता। वो क्या करेगा, दोबारा सप्लाई देगा मार्केट। जो 3 लाख बैग उसके पास पड़े हैं उसमें से 50,000 बैग की और सप्लाई दी। नतीजा क्या होगा, माल ज्यादा हो जाएगा, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, तो क्या होगा, भाव गिरेगा। 120 से कितना आ गया, 100 रुपए। वापस वो खरीदना चालू कर देगा बड़ा व्यापारी जो ऑपरेटर। अगर वो वापस किसान बेचना चालू कर देंगे तो वो खरीदना चालू कर देगा कि भाव, किसान डर जाएंगे, भाव तो वापस गिर रहा है, 120 से 100 आ गया, पता नहीं और कितना गिर जाएगा, माल भी खराब हो जाएगा, उनको रुपए पैसों की भी जरूरत, और बेचेंगे वो, तो ये और खरीदेगा। अगर ये खरीदारी बढ़ा देगा, मार्केट से माल उठा लेगा, तो क्या होगा, माल की कमी हो जाएगी, कमी होगी तो क्या होगा, भाव वापस चढ़ जाएंगे। भाव कितना हो गया वापस, 120। लेकिन इससे ऊपर उसको खरीदना नहीं है, क्योंकि उसने देखो बाई रेंज तय कर रखी है 80-120 के बीच में। तो फिर वो क्या करेगा, यहाँ पे बहुत बड़ा गेम करेगा। इस बार वीबीटी सप्लाई 2 लाख बैग्स, इस बार वो 2 लाख बोरी आलू की सप्लाई मार्केट में दे। इतनी बड़ी सप्लाई आएगी तो भाव बहुत ज्यादा गिर रहा है और मार्केट प्राइस आलू की आ जाती 80 रुपीज, जो उसकी बाई रेंज की निम्नतम स्तर पे है 80 रुपए, जहां पे वो खरीदना चाहता। अब 80 रुपए पे आ गया। अब वो क्या करेगा, अपना असली गेम चालू कर, वीबीटी फुल बाइंग। जो भी माल मार्केट में पड़ा है, छोटे व्यापारी के पास या बड़े व्यापारी के पास या किसानों के पास, वो 80 और 120 के बीच में पूरा माल खरीद डालेगा इस टाइम पे,
जब सबसे सस्ता हो जाएगा। इस प्रकार वो 8 लाख बोरी खरीदने का अपना टारगेट पूरा कर लेता। किसानों ने 10 लाख बोरी आलू पैदा किया, 8 लाख बोरी उसके गोडाउन में आ गया। अब वो क्या करेगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, वीबीटी लॉक हिज गोडाउन। जो ऑपरेटर है, बड़ा व्यापारी है, वो अपने गोडाउन को लॉक कर देता है, कोई सप्लाई नहीं। दोस्तों क्या होगा, किसानों के पास आलू है नहीं, छोटे व्यापारियों के पास आलू है नहीं, मंडी में आलू है नहीं, आम जनता आलू खाना बंद नहीं करेगी, डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सप्लाई है ही नहीं, भाव क्या हो जाएंगे, छट जाएंगे। अब भाव छटते छटते मार्केट 200 के ऊपर पहुंच गया, मार्केट में आलू है ही नहीं, और उसने अपना सेल रेंज 200 से 250 के बीच डिसाइड कर रखा। जैसे ही भाव 200 के आसपास पहुंचेगा, वो क्या करेगा, अपने गोडाउन का लॉक खोलेगा और बेचना चालू करे, सेल। दोस्तों यहाँ पे वो क्या करेगा, सब एक साथ नहीं बेचेगा। 8 लाख बोरी एक साथ खरीदने वाला भी नहीं मिलेगा, और ज्यादा माल एक साथ बेच दिया, 2 लाख बोरी एक साथ बेचा तो क्या होगा, भाव 200 से वापस नीचे आ जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगी। इसलिए वो थोड़ा थोड़ा बेचेगा यार। जैसे ही भाव 200 से वापस नीचे आएगा, वो वापस लॉक लगा देगा अपने गोडाउन में। ऐसे करते करते मार्केट 250 के अबव पहुंच जाएगा। तब क्या करेगा, वो एक साथ सप्लाई देना चालू करेगा और 200 और 250 के बीच में पूरा माल बेच देगा, सेल ऑल। और मार्केट प्राइस वापस कहां आ जाएगी, 100 रुपए, जहां पहले थी। और अब नई फसल भी आने की तैयारी भी हो जाएगी। उसने किसानों से और व्यापारियों से 80 और 120 के बीच में सारा माल खरीदा, 200 और 250 के बीच में सारा माल बेचा। बेचा किसको, ये बहुत बड़ी गौर करने वाली बात है दोस्तों। यहाँ पे उसने किसानों से खरीदा, छोटे बड़े व्यापारियों से भी खरीदा। अब होता क्या है, जब मार्केट में 200 और 250 तक आलू पहुंच गया 80 रुपए से, तो ये छोटे बड़े व्यापारी क्या सोचते हैं कि ये तो 500 तक जाएगा। उस टाइम पे सोशल मीडिया और टीवी पे ये न्यूज चलने लगती है कि अब आलू तो 500 रुपए तक चला जाए। ये छोटे बड़े व्यापारी वापस क्या करते हैं, जैसे ही आलू 250 से 200 पे आना शुरू होता है, 225 पे आता है, ये खरीदना चालू करता है, और वो बड़ा व्यापारी बेचना चालू करता है, और छोटे व्यापारी खरीदना चालू करते हैं। जिन छोटे व्यापारियों से उसने माल 100-120 के बीच में खरीदा था, वो माल वापस इन्हीं छोटे व्यापारियों को बेच देता पूरा, क्योंकि उनको लगता है कि अभी तो बहुत ऊपर जाएगा। और छोटे बड़े व्यापारियों के गोदाम वापस भर जाते हैं और उसका गोदाम खाली हो जाता है, और नई फसल आने वाली होती है। और किसान बेचारा जो 80 रुपए में बेचा, आज वो 200 रुपए किलो आलू घर पे लाके सब्जी बना। और छोटे बड़े व्यापारियों ने जिन्होंने 100-120 में बेचा था, अपने गोदाम खाली किए थे, वापस 200-250 की रेट में वापस गोदाम भर लिए अपने। इस तरह से मैनिपुलेशन। जो बड़े व्यापारी ने 80 और 120 के बीच में माल खरीदा था, वो एक्यूमुलेशन था मेरे दोस्त। एक्यूमुलेशन का अर्थ होता है इकट्ठा करना, संग्रहण करना। वो एक्यूमुलेशन हो गए। और 200 और 250 के बीच में जो वो माल बेच रहा है, वापस उन्हीं को बेच रहा है, कोई और दूसरा लेने वाला नहीं है। जिनसे उसने सस्ते में खरीदा था, वापस उन्हीं को बेच रहा है। ज्ञान देखना, ये जो वापस बेच रहा है, ये है डिस्ट्रीब्यूशन, अपने माल का वापस वितरण करना। पहले संग्रहण किया था अपने गोदाम में, फिर वितरित किया, सस्ते में संग्रहण किया, महंगे में वितरण किया। संग्रहण करना एक्यूमुलेशन, वितरण करना डिस्ट्रीब्यूशन। अब रोजमर्रा की जिंदगी में एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, ये आप समझ गए। आपने बहुत बार मार्केट में देखा होगा, प्याज 200 रुपए किलो हो गया। प्याज ने सरकारें भी गिराई, सरकारें बनाई भी। नमक 200 रुपए किलो हो गए। क्या एक्चुअल में नमक की कमी हो गई थी? नहीं हुई थी। इन्होंने एक्यूमुलेशन कर लिया था बड़े व्यापारियों ने, और एक साथ वापस पैदा नहीं हो सकता, ना प्याज हो सकता, ना नमक हो सकता, ना आलू हो सकता, उसको टाइम लगता। उस दरमियान वो भाव बढ़ा लेते हैं,
और वापस बढ़े हुए भाव को मैं अपने माल को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन। यही एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे दोस्त। इसको आप स्टॉक मार्केट से कैसे कोरिलेट करेंगे, इसको नेक्स्ट स्लाइड में समझने का प्रयास करते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना, अब मार्केट टॉप पर, यहाँ पे टॉप से मार्केट नीचे गिरता है और एक लिमिट तक नीचे गिरने के बाद वो कंसोलिडेशन चालू कर, कंसोलिडेशन रेंज में बाउंड हो जाता, और एक रेंज में बाउंड होने के बाद उस रेंज का ब्रेक डाउन करता है। लोगों को लगता है कि मार्केट तो बहुत नीचे चला जाएगा, यहाँ पे वो ऐसा करता है कि भाव तो और गिरेंगे और नीचे चला जाएगा, लेकिन एक पॉइंट पर आने के बाद यहाँ पे कोई एसटीएफ का एक पीओआई होता है। जो एसएमसी ट्रेडर है उनको पता होता है कि ये इस रेंज को ब्रेक आउट करेगा तो उसके बाद नीचे कहां तक जाएगा, उसको पता होता है सब। यहाँ पे कोई एक एसटीएफ का पीओआई होता है, हायर टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यहां से वो ऊपर भागेगा, उसको पता है, वो यहीं से एंट्री लेगा। अब आप ध्यान से देखना, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, माल को इकट्ठा कर रहा है, वो अपना जो भी खरीदारी करनी है यहाँ पे कर रहा है। उसके बाद इन सब के स्टॉप लॉस हंट करता है, नीचे आता है, ये सारा माल इसकी झोली में आ जाता है, फिर यहाँ से वह ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आता है, इसको रिटेस्ट करता है। अब दोस्तों ये वापस क्यों आता है? अगर उसका 10 लाख बोरी आलू खरीदने का टारगेट अगर पूरा नहीं हुआ, 9 लाख ही खरीद पाया और भाव ऊपर चले गए हैं, 100 रुपए 120 से ऊपर चले गए हैं, तो वो वापस भाव को डाउन करेगा और 1 लाख बोरी का टारगेट उसका बाकी है, उसको भी खरीदेगा और फिर वापस ऊपर चला जाए। ऊपर जाने के बाद एक जगह पे जाने के बाद वो सप्लाई चालू करे, उस माल को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वापस बेचना चालू करेगा। यहाँ पे थोड़ा बेचा, फिर वापस ऊपर ले गया। लोगों को ऐसा लग रहा है कि अभी तो ये बहुत ऊपर चला जाएगा, 500-700 पे चला जाएगा। उस टाइम ये छोटे बड़े व्यापारी भी यहाँ वापस खरीदना चालू करता है और उसी टाइम वो अपना गेम खेलता है, अपना माल निकालना चालू करता है और वो सोचते हैं कि बहुत ऊपर जाएगा और वो यहाँ पे धीरे धीरे माल निकालता है, धीरे धीरे और ऊपर ले जाता है, और महंगा करके अपना माल बेच देता है, फिर और महंगा करता है, अपना माल बेचता है, फिर और महंगा करता है, अपना माल बेचता है। ये हुआ डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे वो अपना जो सेलिंग साइड की, डाउन साइड की एंट्री भी इसी डिस्ट्रीब्यूशन फेज में बना लेता, सेलिंग साइड, और वो तुरंत नीचे आता है, इसको रिटेस्ट करता है और उसके बाद में मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिर जाता है, फिर यहां से वापस एक्यूमुलेशन, वही गेम वापस चालू कर। अब दोस्तों इसमें देखा होगा आपने कि एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की 4 फेज होती है। पहली फेज होती है एक्यूमुलेशन, माल को इकट्ठा करना, फिर उसके बाद में तेजी से भाव को ऊपर चढ़ाना, उसको कहते हैं एडवांस फेज। फिर होता है डिस्ट्रीब्यूशन, इकट्ठे किए हुए माल को डिस्ट्रीब्यूट करना यानी बेचना, ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। और फिर डिक्लाइन फेज, भाव को तेजी से घटाना, क्योंकि नई फसल भी तो आ रही है ना मार्केट में, उसको वापस भी तो खरीदना है। और इस बार उसने डिसाइड किया हो कि मुझे तो 60-65 रुपए में ही खरीदना, 50 रुपए में ही खरीदना बस, तो वो क्या करेगा, भाव को और ज्यादा नीचे ले जाएगा। समझ रहे हैं बात को? और फिर जब उसके डिसाइड की हुई रेंज के आसपास पहुंचेगा तो वो वापस वहां पे कंसोलिडेशन चालू कर देगा, यानी एक्यूमुलेशन चालू कर देगा। और नीचे कोई एक पॉइंट होगा जो उसने लास्ट डिसाइड कर रखा है, वो यहाँ के पीओआई पे होगा। ये पीओआई क्या है, ये आपको नेक्स्ट जो मैंने सिलेबस दिया है उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें आपको बिल्कुल क्लियर समझाऊंगा कि ये नीचे गिरेगा तो कहां तक गिरने के बाद उससे नीचे नहीं जाएगा। ये आपको वहां पे कंप्लीट समझ में आएगा, जो एक एसएमसी ट्रेडर को पता होता है कि यहां से मार्केट वापस। तो ये जो तेजी से नीचे गिरता है ये डिक्लाइन फेज होती है, भाव घटता है डिक्लाइन फेज में। एडवांस फेज में तेजी से बढ़ता है, एक्यूमुलेशन में वो अपना माल इकट्ठा करता है, डिस्ट्रीब्यूशन में उसी माल को वापस उन्हीं रिटेलर्स को बेचता है जिनसे उसने खरीदा था। यहाँ पे जिन लोगों ने खरीद के वापस बेच दिया और उसकी झोली भर गई ऑपरेटर की और वो ऊपर ले गया, यही वापस रिटेलर्स यहाँ पे खरीदना चालू हो जाते हैं उसी माल को, क्योंकि उनको लगता है बहुत ऊपर जाएगा अभी,
यहाँ पे टीवी सोशल मीडिया वाले चिल्लाने चालू हो जाता है ना, अभी तो बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर, वो वापस खरीद लेते हैं बेचारे, और वो वापस बहुत ज्यादा नीचे ले आता है। इस प्रकार दोस्तों एक्यूमुलेशन, एडवांस फेज, डिस्ट्रीब्यूशन और डिक्लाइन फेज, ये 4 फेज होती है और इनका चक्र निरंतर चलता रहता है मार्केट में। वापस एक्यूमुलेशन, वापस एडवांस फेज, वापस डिस्ट्रीब्यूशन, वापस डिक्लाइन फेज, वापस एक्यूमुलेशन, वापस एडवांस फेज, और मार्केट निरंतर ऐसे ऊपर की तरफ जाता रहता। आपने देखा होगा कि किसी टाइम निफ्टी 5,000, 7,000, 8,000 पे, अब 23,000 पे चल रहा, वो इसी प्रकार ऊपर पहुंचा, सीधा डायरेक्ट ऊपर नहीं गया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। लेकिन कभी कभी दोस्तों आप देखते होंगे कि इस एक्यूमुलेशन से भी नीचे मार्केट चला जाता पहले वाले से। ऐसा केवल तभी होता है जब कोई इवेंट हो, या कोई महामारी हो, या कोई युद्ध जैसी स्थिति हो जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन से विपरीत रिजल्ट देती है, या कोई इलेक्शन हो और मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये पार्टी वापस रिपीट होगी, ये गवर्नमेंट वापस रिपीट होगी, और रिजल्ट में वो रिपीट नहीं हो, या मनमाफिक रिजल्ट नहीं मिले, तो उस दरमियान क्या होता है, मार्केट बहुत ज्यादा गिरता है और फिर वापस बहुत जल्दी करेक्ट भी हो। तो जब तक ऐसी कोई विपरीत परिस्थिति पैदा नहीं होती है तब तक ये निरंतर ऊपर चलता रहता है। जब कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो बहुत डिक्लाइन फेज थोड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन जैसे ही उस इवेंट का, उस घटना का असर खत्म होता है, वापस वैसे ही ये चारों फेज चलने वापस चालू हो जाती है। ये एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन इस पूरे टॉपिक के अंदर आपको क्या क्या लर्न करना है एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में, बहुत सारी चीजें कि एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होता है, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की अवधि कितनी लंबी होगी, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की पहचान कैसे करें, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को कौन से टाइम फ्रेम में देखें, ये सारी चीजें इस टॉपिक में क्लियर होने वाली। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जो पहले वाला टॉपिक था दोस्तों, ये एसटीएफ व्यू है। यहां पे मैंने नीचे लिख रखा है, आपको दिख रहा होगा एसटीएफ व्यू। एसटीएफ का मतलब होता है हायर टाइम फ्रेम और एलटीएफ का मतलब होता है लोअर टाइम। अब आप समझ लीजिए कि मैंने ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम यहाँ पे लिया है और उसमें एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से दिख रहा है 4 घंटे के टाइम फ्रेम। अब अगर कोई ट्रेडर इसी चार्ट को, जो यहाँ पे अभी 4 घंटे का आप देख रहे हैं, इसी को अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेगा तो उसको कैसा दिखेगा, उसको समझने की कोशिश करता कि वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कैसा दिखेगा। अब दोस्तों वहां पे देख रहे थे आप कि मार्केट ऊपर से गिर रहा था, नीचे आया, यहाँ एक्यूमुलेशन हुआ और फिर ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों के बीच में क्या था, एडवांस फेज थी, सीधी एक लाइन थी ना यहाँ पे एडवांस फेज की। लेकिन यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, 2 बार बीच में कंसोलिडेशन और आ गए। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम, वो था 4 घंटे। अब यहाँ पे 15 मिनट में क्या हो रहा, एक रेंज बनी, उस रेंज का ब्रेक डाउन, वापस ऊपर, एक रेंज बनी, उस रेंज का ब्रेक डाउन, वापस ऊपर। ये एडवांस फेज में 2 और बन गई फेज। इन फेज को बोलते हैं री एक्यूमुलेशन। वो दोबारा खरीदता है, यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस हंट करवा के वापस माल को खरीदता, यहाँ पे भी वापस खरीदारी करता। दोस्तों समझने की कोशिश करना, एक्यूमुलेशन के बाद में जैसे ही मार्केट ऊपर भागता है तो बहुत सारे लोग, रिटेल ट्रेडर्स और बाई कर लेते हैं उसके साथ साथ, लेकिन इसको पसंद नहीं है और लोगों को साथ में ले जाना। ये केवल अकेला चलना पसंद करता है, सबका माल अपनी झोली में, फिर झूमता हुआ मदमस्त हाथी की तरह अकेला ऊपर चलता है। तो यहाँ पे उनको बाहर किया, वापस ऊपर। यहाँ पे उनको, जिन्होंने और इन दोनों के बीच में और लोग जुड़ गए, उनको भी यहाँ बाहर किया, वापस और। क्योंकि जैसे ही लोगों के स्टॉप लॉस हंट होंगे वो अपना माल बेच देंगे, ये अपनी झोली और भरेगा।
यहाँ वाले माल को यहाँ ले आया, यहाँ वाले माल को यहाँ पे बेच दिया, इन दोनों रीएक्यूमुलेशन के माल को यहाँ पे उसने बेच दिया ऊपर ले जाके, फिर अपना ये पुराना माल है वो यहाँ पे बेच देगा, डिस्ट्रीब्यूशन। समझने की कोशिश करना कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ये दो और ऐसी देखने को मिली रेंज, इसको रीएक्यूमुलेशन कहते हैं, क्योंकि उसको अभी अपने टारगेट तक नहीं पहुंचा है। जब तक वो अपने टारगेट तक नहीं पहुंचता है तब तक ये रीएक्यूमुलेशन होते रहेंगे। अगर दोस्तों कोई इसी चार्ट को 5 मिनट के चार्ट पर देखेगा तो उसको कैसा दिखे, ये 2 रीएक्यूमुलेशन है, वहां पे उसको 5-10 रीएक्यूमुलेशन देखने को मिल जाएंगे। 5-10 बार ऐसी रेंज बनाएगा, नीचे आएगा वापस ऊपर, नीचे आएगा वापस ऊपर। अगर कोई 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेगा तो 50 बार ऐसे रीएक्यूमुलेशन देखने को मिल जाए, लेकिन अंततः जाना उसको यहीं पे। सिर्फ यह एसएमसी ट्रेडर को पता होता है कि उसका टारगेट कहां पर है, यानी ऑपरेटर के खरीदने का पॉइंट और ऑपरेटर के सेल करना यानी टारगेट का पॉइंट एसएमसी ट्रेडर के दिमाग में रहता है। वो सबसे नीचे खरीदता है, सबसे ऊपर बेचता है। बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड स्टॉक में भी लेता है और इंडेक्स में भी लेता है। इसीलिए एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को समझना बहुत जरूरी, और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। उन सारे पॉइंट्स अगर क्लियर समझ में नहीं आए, आधा अधूरा ज्ञान लिया, जैसा यूट्यूब पे 5-10-20 मिनट में एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन लोग समझा देते हैं, और बेचारा रिटेल ट्रेडर क्या समझता है कि मैंने तो पूरा सीख लिया, अब वापस ट्रेडिंग करता हूं, और फंस जाता है और लॉस करता है, महीने भर लॉस करता है, फिर देखता है अब तो और नहीं सीखा, वापस सीखने की कोशिश करता है, अरे यार ये बाकी था मेरे सीखना, ये मैंने सीख लिया, अब तो मैं पूरा ट्रेडर बन गया, फिर शुरू करता है, फिर लॉस करता है। अब मेरे दोस्त, जब तक आप कंप्लीट नहीं सीख लेते हो तब तक आपका लॉस होता रहेगा। जरूरी है आप कंप्लीट लर्न कर लें, कंप्लीट सीख लें, अच्छा मेंटर पकड़ लें, उस मेंटर के मार्गदर्शन में काम करें। जब तक आप कंप्लीट नहीं सीख लें तब तक ट्रेडिंग नहीं करें तो बेहतर है। अगर करें तो बहुत कम क्वांटिटी यानी एक लॉट के साथ ही करें और किसी के मार्गदर्शन में करें, कभी लॉस नहीं होगा। वही होता है लर्निंग विथ अर्निंग या अर्निंग आफ्टर लर्निंग। इस टॉपिक को हमेशा दिमाग में रखना, क्योंकि दोस्तों समझना, एक गहरे कुएं के अंदर एक मेढक था। उस मेढक को क्या लग रहा था कि संसार इतना बड़ा है, क्योंकि उसके लिए तो कुआं बहुत बड़ा था, वो उसमें उछल कूद करता रहता था। लेकिन जब एक दिन वो एक बाल्टी के साथ कुएं से बाहर आ गया पानी के साथ, और उसने देखा अरे संसार तो इतना बड़ा है। तो आप कुएं के मेढक मत बनना, जब तक कंप्लीट लर्न नहीं कर लो। आपको हर बार आप सीखेंगे, थोड़ा दिन बाद में वापस ट्रेडिंग करेंगे, फिर सीखेंगे, फिर ट्रेडिंग करेंगे, आप समझेंगे अब तो मैंने कंप्लीट सीख लिया, और वही आप कुएं के मेढक बने रहेंगे। लेकिन कंप्लीट लर्न करने के बाद ही ट्रेडिंग करें और अच्छे मेंटोर से सीखने का प्रयास करें, क्योंकि लर्निंग और अर्निंग कर्व का मैंने कंप्लीट लर्न करवाया था इंट्रो वीडियो में कि कैसे लर्निंग होती है, कैसे लर्निंग कर्व बनता है, कैसे अर्निंग का कर्व बनता है, और कौन लॉस में रहता है, कौन प्रॉफिट में रहता है। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले इंट्रो वीडियो देख लें, ताकि आपको इस पूरी सीरीज में क्या करना है, कैसे सीखना। मैंने ये वीडियो बहुत लंबे टाइम बाद में बनाया, क्योंकि रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, लोग सीखना ही नहीं चाहते। उनको तो बस 10 दिन 15 दिन में थोड़ा बहुत सीख लिया और वापस ट्रेडिंग में घुसना है, पैसा डबल करना है, कैपिटल डबल करना है, और डबल के चक्कर में कैपिटल पूरी खो बैठता है। समझने की कोशिश करो मेरे दोस्त। चलिए दोस्त, अगर ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक्यूमुलेशन के बाद रीएक्यूमुलेशन के बाद और रीएक्यूमुलेशन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा ही अगर आप 15 मिनट में देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में भी डिक्लाइन फेज यहाँ पे होती है, जो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप एक सीधी लाइन देख रहे थे। यहाँ पे वापस कंसोलिडेशन और कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन, कंसोलिडेशन और कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन, इन रेंज को बोलेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में 2 बार रीएक्यूमुलेट हुआ, और वापस डिस्ट्रीब्यूशन और एक्यूमुलेशन के बीच में 2 बार रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ। यानी जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम छोटा करते जाएंगे, आपको ये ऐसी रेंज बहुत सारी दिखती जाएगी।
आधा घंटे का कर लेंगे, 15 मिनट का, 5 मिनट का, 3 मिनट का, 1 मिनट का, बहुत सारे ऐसे रीडिस्ट्रीब्यूशन और रीएक्यूमुलेशन बीच में देखने को मिलेंगे। लेकिन उसका टारगेट फिक्स होता है, उसको कहाँ तक जाना है। यहाँ से टारगेट फिक्स है, उसको कहाँ तक ऊपर जाना है। और यहाँ से जब वो नीचे डाउन चालू करता है, डाउनफॉल, तो भी उसका टारगेट फिक्स होता है। यहाँ पे कोई एक एसटीएफ का पीओआई होता है और उसको लेके वापस अगेन ऊपर की तरफ चल पड़ता। तो दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आई होगी कि एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी फेज होती है और उन फेज के अंदर वो कैसे कंसोलिडेट करता है और कैसे टारगेट तक पहुंचता है। अब दोस्तों ये समझने का प्रयास करते हैं कि एक्यूमुलेशन क्यों होता है। एक्यूमुलेशन होता क्यों? दोस्तों ऊपर की तरफ देखना, यहाँ पे मैंने लिख रखा है मार्केट ऊपर जा रहा है, एक ग्रीन एरो ऊपर की तरफ है, मार्केट ऊपर जा रहा है, एक रेड एरो नीचे की तरफ है, मार्केट नीचे की तरफ। अब ग्रीन एरो मार्केट जब ऊपर जाएगा तो किस किस को फायदा होगा, यहाँ पे दिमाग लगा के देखो। जो कॉल बाई करेगा उसको फायदा होगा जब मार्केट ऊपर जाएगा, या पुट सेल करेगा उसको फायदा होगा। समझना, हल्के में मत लेना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, गहराई से समझना इसको। आप ये मत समझ लेना ये तो हमें पता ही है, डीप लेवल पे जा रहा हूं मैं। जब मार्केट नीचे गिर रहा है तो फायदा कब होगा ट्रेडर को? या तो वो पुट बाई करे या कॉल को सेल करे, तभी फायदा होगा ना। अब इसको समझने की कोशिश करना कि एक्यूमुलेशन क्यों होता। मार्केट अपने टॉप, ये टॉप है, यहां से नीचे गिरा और यहाँ पे कोई एसटीएफ का पीओआई है, उससे थोड़ा पहले वो कंसोलिडेशन चालू कर देता। अब इस रेंज के ऊपर कौन कौन लोग बैठेंगे बताइए मेरे। ये रेंज के ऊपर है, यहां से लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट नीचे गिरेगा। नीचे गिरने पे फायदा किसको होता है देखना, यहाँ पे पुट बायर या कॉल सेलर। वो कहाँ बैठ जाएंगे? यहाँ पे बैठ जाएंगे सारे, यहाँ से पुट बाई करेंगे या कॉल सेल करेंगे, क्योंकि मार्केट नीचे जाएगा, उनको ऐसा लग रहा है। और रेंज के या नीचे बॉटम में कौन लोग बैठ जाएंगे? इनको ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ऊपर जाने पे किनको फायदा हो रहा है? कॉल बाई करने वाले या पुट सेल करने वालों को। ये कॉल बायर है और ये पुट सेलर, ये दोनों यहाँ नीचे बैठ जाएंगे। ये यहाँ से कॉल बाई करेंगे या पुट सेल करेंगे। अब रेंज के दोनों तरफ लोग बैठ गए। अब ये ऑपरेटर अपना गेम खेलना चालू कर, वो मार्केट को यहाँ से ब्रेक डाउन करवाता है और एसटीएफ के पीओआई तक नीचे आता, जहां से उसको ऊपर जाना है। यानी आलू का भाव कहां तक लाना था उसको? नीचे 80 रुपए तक। और खरीदना कहां तक था? लास्ट 120 रुपए। इसके बीच में खरीदना था ना उसको, एक्यूमुलेट होना था उसको, संग्रहण करना था आलू का, यहीं पे तो कर रहा है वो। अगर उसके 8 लाख बोरी खरीदना था और 1 लाख बोरी कम पड़ रहा है और भाव ऊपर चला गया 120 पे, जहां पे उसको खरीदना नहीं है, तो क्या करेगा वो? वापस भाव को रेंज में लाएगा अपनी 80 और 120 के बीच में। और 1 लाख बोरी यहाँ पे जो लोगों ने यहाँ पे खरीदा था 120, 30, 35, 40 पे, यहाँ पे जो खरीदा था, जब ये 100 रुपए पे आ जाएगा तो ये वापस बेच देंगे। तो ये वापस 100 रुपए में ही खरीदेगा, अपनी रेंज में ही खरीदेगा और फिर चल पड़ेगा ऊपर के। अब दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पे कि एक्यूमुलेशन क्यों होता है। रिटेलर से माल सस्ती रेट में खरीदने के लिए, अपना स्टॉक, अपना गोडाउन पूरा भरने के लिए, जितना माल यानी 10 लाख शेयर खरीदने हैं यहाँ पे उसको इस रेंज में, तो जब तक 10 लाख नहीं खरीद पाएगा तब तक यहीं पे घूमता रहेगा। ऊपर भी गया तो वापस आएगा और इसी रेंज में वो सारा माल खरीदेगा। तो रिटेलर से सस्ता माल खरीदने के लिए एक्यूमुलेशन होता है और एक साथ वो खरीद नहीं पाता। 10 लाख शेयर खरीदने हैं तो एक साथ उसको कोई बेचने वाला भी तो होना चाहिए ना, नहीं मिलेगा उसको। और एक साथ खरीद लेगा तो मार्केट तो यहाँ 200-250 पे तुरंत ही पहुंच जाएगा। जब वो 4 लाख शेयर खरीदेगा तभी भी पहुंच जाएगा वहां पे 250 पे, और उसको खरीदने थे 10 लाख। तो ये पॉसिबल है। वो धीरे धीरे इनसे खरीदारी करवा के वापस इनका ही स्टॉप लॉस हंट करवा के अपनी झोली भरता है। अब दोस्तों ध्यान से समझना, बहुत गहरी बात है। यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट का टुकड़ा लगा रखा है मैंने, ध्यान से समझना, बहुत गहरी बात है इसमें।
जिसको समझ में आ गया ये चीज, उसको एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज है इस पार्ट की, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की। अभी यहाँ पे इस रेंज के अंदर दो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल। अब दोस्तों ध्यान से समझना, YouTube में आपको देखने को मिलेगा कि इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल रिटेलर नहीं बना सकता, ये तो अवश्य ही उसने बनाई है, ऑपरेटर ने। सरासर गलत है मेरे दोस्त। अगर सारे रिटेलर्स एक ही तरफ खरीदारी चालू कर देंगे और ऑपरेटर ने कोई सप्लाई नहीं दी, मंडी में आलू नहीं भेजा और सब लोग खरीद रहे हैं, बाकी लोग छोटे बड़े व्यापारी, भाव ऊपर नहीं जाएगा क्या? जाएगा। रिटेलर्स बड़ी कैंडल बना सकते हैं और वो बनाने देता है ऑपरेटर, ले जाओ ऊपर, फिर मैं आपके सारे स्टॉप लॉस हंट करके आपका सारा माल सस्ती रेट में मैं ही खरीदूंगा, ये उसका टारगेट होता है। अब दोस्तों होता क्या है, ये जो दो बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, मार्केट ऊपर की तरफ भाग रहा है, कॉल बायर्स खरीद रहे हैं धड़ाधड़, और ऊपर जाने के बाद, एक लिमिट पे जाने के बाद ऑपरेटर अपना गेम सप्लाई का चालू करता है। वहां से वो पुट सेल स्टार्ट करता है, क्योंकि रिटेलर्स तो पुट को खरीदेंगे ना, वो वहां से डंपिंग चालू करता है, पुट सेलिंग करता है फटाफट बड़ी क्वांटिटी में। मार्केट क्या होगा, तुरंत नीचे आएगा, पुट सेलिंग में नीचे आएगा। क्या होगा, इनके स्टॉप लॉस हंट होंगे कि नहीं होंगे? कॉल वालों के, जिन्होंने पहले कॉल बाई किया था, वो और नीचे ले जाएगा माल, इन सब के स्टॉप लॉस हंट होंगे। तो ये क्या करेंगे दोस्त, एग्जिट करेंगे ना मार्केट से। यहां पे समझने वाली बात यह है कि जो कॉल बायर्स ने पहले कॉल बाई किया था, जब वो एग्जिट होंगे या उनके स्टॉप लॉस हंट होंगे, तो उस टाइम उस कॉल को वो क्या करते हैं, बेचते हैं। एग्जिट का मतलब है वापस कॉल को बेचना, समझने की कोशिश करना। पहले उन्होंने कॉल बाई किया था, अब वो एग्जिट कर रहे हैं, मतलब उसी कॉल को वापस बेच रहे हैं, तभी तो एग्जिट हो रहे हैं ना। अब वो यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे पहुंच गया तो ये एग्जिट हो रहे हैं, एग्जिट हो रहे हैं या स्टॉप लॉस हंट हो रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, उस कॉल को बेच रहे हैं। तो इस कॉल को वापस खरीदेगा कौन? ये ऑपरेटर खरीद लेगा। ध्यान से समझना, ऑपरेटर ने ये इन दो रेड कैंडल में क्या किया था, पुट सेलिंग, और इसी रेड कैंडल में इन्होंने अपना माल बेचा तो उसको भी इसने खरीद लिया। तो इस रेड कैंडल में उसने दो काम किए, इन दोनों में पुट सेलिंग की थी और इस रेड कैंडल में उसने कॉल बाइंग भी कर ली। पुट सेल करके तो ये मार्केट को नीचे लाया और इनके स्टॉप लॉस हंट होते ही इसने कॉल बाई भी कर ली। रेड कैंडल में कॉल बाई कर रहा है दोस्त, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब पुट सेल कर रहा है वो और यहाँ पे कॉल बाई भी कर रहा है। अब पुट सेल और कॉल बाई करने वाले को फायदा कब होगा, ऊपर देखना, कॉल बाई पुट सेल, फायदा कब होगा, जब मार्केट ऊपर जाएगा। वो क्या करेगा, यहां से मार्केट को ऊपर ले जाएगा, उसके दोनों हाथों में लड्डू। पुट बेचा उसमें भी फायदा हो रहा है और जिनके स्टॉप लॉस हंट हो रहे थे या एग्जिट हो रहे थे कॉल बायर्स, उनका भी माल इसके पास, तो कॉल बाइंग में भी फायदा हो रहा है और पुट सेलिंग में भी फायदा हो रहा है। दो काम किए उसने, दोनों में फायदा हो रहा है और वो मार्केट को ऊपर ले जाता है। ये रेड कैंडल को मैंने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक लिख रखा है मेरे दोस्त, यही ऑर्डर ब्लॉक होता है। ये ऑर्डर ब्लॉक आप नेक्स्ट जो इस सिलेबस के टॉपिक रहेंगे डीपली समझाऊंगा आपको कि भविष्य में मार्केट ऊपर जाके वापस नीचे आएगा तो इस ऑर्डर ब्लॉक से नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उनके खुद के स्टॉप लॉस पड़े हैं और खुद का स्टॉप लॉस कभी भी वो हंट नहीं करवाएगा। यहां से ऊपर गया वापस, अगर नीचे भी आया, उसका टारगेट पूरा नहीं हुआ 10 लाख शेयर खरीदने का, तो वो वापस अपने ऑर्डर ब्लॉक तक ही आता। अगर किसी ने आधी अधूरी एसएमसी लर्न कर रखी है, थोड़ी बहुत जानता भी है, तो उसको पता होगा कि
ऑर्डर ब्लॉक रेड कैंडल क्यों होती है जब मार्केट ऊपर जाता है? तो रेड कैंडल ऑर्डर ब्लॉक क्यों होती है? इसीलिए होती है मेरे दोस्त, क्योंकि इस रेड कैंडल में उसने कॉल बाई किया है और इसमें पुट सेल किया है और ये ऑर्डर ब्लॉक बनती है और इसी से मार्केट वापस ऊपर जाता है। कोई भी यूट्यूबर या पेड कोर्स वाला भी इतना गहरा आपको नहीं समझाता है, डीप लेवल पे नहीं बताता है। नहीं बताने का रीजन भी है मेरे दोस्त, जो मैंने इंट्रो वीडियो में आपको बताया था। अगर कोई स्ट्रेटजी होती है और वो सार्वजनिक हो जाती है तो उसका रिजल्ट नहीं मिलता फिर, इसीलिए सिलेक्टेड कैंडिडेट को ये सारी चीजें बताई जाती है ताकि वो सार्वजनिक नहीं हो, सबको पता नहीं चले। अगर सबको पता चल ही गया तो किसी का लॉस ही नहीं होगा, तो किसी का फायदा भी नहीं होगा। कोई लॉस नहीं करेगा, सब सीख गए कि ये तो ऐसे होता है, तो किसी का लॉस ही नहीं होगा। लॉस नहीं होगा तो किसी को फायदा भी नहीं होगा। फायदा नहीं होगा तो फिर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने से मतलब ही है। समझने की कोशिश करना, बहुत गहरी बात है। अब मार्केट अगर यहाँ से ऊपर भी चला गया तो वापस इसको टैप करेगा ऑर्डर ब्लॉक। अगर उसके पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक है, उसकी पेंडेंसी पड़ी है, अगर उसका कोटा पूरा नहीं हुआ तो यहाँ आकर के वापस ऊपर जाए। ये हमेशा दिमाग में रखना कि, और अगर मार्केट नीचे गिराना है उसको तो वो ग्रीन कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होगी। जहां पे यहाँ पे क्या है, मार्केट को ऊपर ले जाना है उसको, तो रेड कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बन रही है। और अगर उसको मार्केट को कहीं टॉप से यहां से नीचे गिराना है तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कौन सी कैंडल बनेगी? ग्रीन कैंडल बनेगी। वो ग्रीन कैंडल में अपना ऑर्डर प्लेस करेगा और फिर लोगों को प्रलोभन देगा। इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट क्या होता है आप आगे के टॉपिक में समझेंगे। प्रलोभन मतलब आ जाओ मैं तो ऊपर जा रहा हूँ, देखो यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे ऊपर गया, वापस यहाँ पे उससे भी ऊपर गया, ग्रीन कैंडल बनाएगा, मैं तो ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, मार्केट बहुत ऊपर जाएगा। लोग क्या करेंगे? कॉल बाई। और वो क्या करेगा? पुट बाई। वो यहाँ से नीचे की तरफ अपनी यात्रा चालू करेगा। इन सारे पुट बायर्स का स्टॉप लॉस हंट करके यहाँ से नीचे गिर जाएगा। कॉल को सेल करेगा और पुट को बाई करेगा। पुट की बाइंग यहाँ पे हो जाएगी जब उनके स्टॉप लॉस हंट होंगे, और कॉल को सेल करके उनको दिखा रहा है मैं ऊपर जा रहा हूँ, आप खरीदो, और वो खरीदेंगे कॉल, और ये कॉल बेचेगा। और एक पॉइंट पे जाके जहां पे कोई एसटीएफ का पीओआई या रेस्टिंग लिक्विडिटी पड़ी होगी, वहां से ये तुरंत नीचे गिर जाएगा। और एक स्मार्ट ट्रेडर को ये पता होता है हमेशा कि यहां से मार्केट गिरना है। अब समझ में आया होगा आपको कि एक्यूमुलेशन क्यों होता है। रिटेलर से सस्ते माल में सस्ती रेट में बहुत सारा माल खरीदकर अपनी पेंडेंसी पूरी करने के लिए एक्यूमुलेशन होता है। अपना गोडाउन भरने के लिए एक्यूमुलेशन होता है, क्योंकि एक साथ वो खरीद नहीं सकता, धीरे धीरे खरीदना पड़ता ताकि किसी को पता भी नहीं चले। सारे लोग ये देखते रहे कि मार्केट तो नीचे जा रहा है, हर बार नीचे की तरफ सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, उसको ये लगता है बहुत नीचे जाएगा, लेकिन वो उस टाइम कॉल बाई कर रहा होता है और पुट सेल कर रहा होता है, उसको मार्केट को ऊपर ले जाना होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्यूमुलेशन क्या होता है। अब तो समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। सेम चीज है, जैसा एक्यूमुलेशन में हुआ कि वो एक साथ माल खरीद नहीं सकता, वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन में एक साथ वो माल बेच नहीं सकता। लोगों को इंड्यूसमेंट देगा, प्रलोभन देगा कि मैं तो ऊपर जा रहा हूं, लेकिन आखिर उसको गिरना है। थोड़ा थोड़ा करके हर बार वो ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई। आप देख रहे होंगे बहुत बार निफ्टी ने 4 दिन से रोज ऑल टाइम हाई बना रहा है, रोज ऑल टाइम हाई बना रहा है। न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में, टीवी पर रोज देख रहे हैं। लोग क्या देखते हैं? अब रोज ऑल टाइम हाई बन रहा, बहुत ऊपर जाएगा। नहीं मेरे दोस्त, उल्टा होगा। वो लोगों को फंसाएगा, रोज ऑल टाइम हाई बना के लोग फंसेंगे। वो अपना माल बेच रहा होता है उस टाइम, क्योंकि नीचे से उसने खरीदारी कर रखी है सस्ते में, वो उसको महंगे से महंगे रेट पे ले जाके बेच रहा है। और साथ में क्या कर रहा है? पुट बाइंग भी कर रहा है और कॉल सेलिंग भी कर रहा है, क्योंकि उसको मार्केट को नीचे ले जाना वापस। वो अपनी वहां पे गोडाउन को भर रहा है वापस। जैसे आलू को 100, 180, 120 के बीच में खरीदा था और 200, 250 पे बेच दिया, लेकिन वापस अब आलू को उसको 80, 100, 60 रुपए पे कोई भी डिसाइड किया होगा उसने रेट,
जहां पे एसटीएफ का कोई पीओआई होता है वहां तक उसको नीचे गिराना है, तो वहां तक ले जाएगा वो। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होता है कि स्मार्ट प्लेयर ने जो माल सस्ते में रिटेलर से पहले खरीदा था बॉटम से, वह माल महंगे भाव में वापस उन्हीं रिटेलर्स को, दूसरे को नहीं मेरे दोस्त, जिन्होंने उसकी झोली पहले सस्ते में यहां पे भरी थी। अब मार्केट यहां पे पहुंच गया, एक पुल बैक देखने को मिला। यहाँ पे क्या होगा, पुल बैक लेने के बाद मार्केट वापस उसके हाई को ब्रेक करने लगता है। तब यहाँ पे ये आपके न्यूज़पेपर वाले, टीवी वाले, सोशल मीडिया वाले आ जाते हैं कि अब आलू के भाव तो 500 रुपए तक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वापस 150 रुपए डाउन होके वापस वहां पे पहुंच गया। ये चिल्लाने चालू हो जाएंगे ये लोग। तब उन छोटे बड़े व्यापारियों को लगेगा, रिटेलर्स है ना, उनको लगेगा अब तो यार वापस खरीद लें। तब उन रिटेलर्स की यहाँ पे वापस एंट्री होगी, वो खरीदना चालू करेंगे और ये उनको इंड्यूसमेंट देगा, बार बार ऊपर हाई बना के, ऊपर जा रहा हूं मैं तो, और ये खरीदते जाएंगे। उसका गोडाउन खाली होता रहेगा ऑपरेटर का, और इन छोटे बड़े व्यापारियों के गोडाउन उसी आलू से भरते जाएंगे। समझने की कोशिश करना, इन छोटे बड़े व्यापारियों से ही पहले इसने माल खरीदा था यहाँ पे सस्ती रेट में, वापस महंगी रेट में उन्हीं को बेच रहा है और अपना गोडाउन खाली कर रहा है, और अंततः तो वो 50, 60, 100 रुपए के भाव पे नीचे आ जाता। पहले गोडाउन इनके खाली किए थे रिटेलर्स के सस्ती रेट में, वापस महंगी रेट में इन्हीं के गोडाउन भर दिए रिटेलर्स के, और खुद कहाँ आ गया नीचे। नई आलू की फसल भी आ रही है, और जो 50, 60, 100 रुपए उसने एसटीएफ का पीओआई है वहां पे रेट तय कर रखी है, और वहां पे वो ये तो वापस खरीदारी चालू कर देगा 160 रुपए में, 100 रुपए में, और वो बेचारे 250 रुपए में खरीद के यहाँ बैठे हैं। समझ में आ गया होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होता है। जो माल सस्ती रेट में जिन रिटेलर से खरीदा था, वही माल महंगी रेट में उन्हीं रिटेलर्स को वापस बेचने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन होता है मेरे दोस्त। और ये 200, 250 वाले भी वापस अपना स्टॉक यहाँ पे बेचेंगे 100 रुपए के आसपास, नया आलू भी आएगा, वो भी बिकेगा, और मार्केट वापस ऊपर की तरफ निकल पड़ेगा। अब मेरे दोस्त आपको समझ में आया होगा कि एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन आखिर होता ही क्यों। इसको समझने के बाद दोस्त अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि एडवांस फेज और डिक्लाइन फेज में लोग एंट्री कैसे बनाते हैं, कैसे उनकी एंट्रीज होती है और कैसे उनका एग्जिट होता है, और क्या उनका टारगेट होता है। इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मार्केट यहां से नीचे गिर रहा था, यहाँ पे नीचे कोई एक एसटीएफ का पीओआई होगा, उससे थोड़ा सा पहले, जहां तक उसको लास्ट में नीचे गिरना है उससे थोड़ा सा पहले ये कंसोलिडेशन चालू कर रहे। इस कंसोलिडेशन के ऊपर पिछली स्लाइड में जैसा मैंने बताया था कि ऊपर कौन बैठे हैं, पुट बायर्स, नीचे कौन बैठे हैं, कॉल बायर्स। तो कॉल बायर्स यहां नीचे क्या करेगा, कॉल को बाई करेगा। रिटेल ट्रेडर्स की एंट्री मैंने ये रेड पॉइंट, रेड सर्कल दे रखा है, यहाँ पे वो कॉल बाई करेंगे। यहाँ पे कॉल बाई किया, वापस नीचे आया तो यहाँ पे कुछ बचे हुए लोगों ने और कॉल बाई किया, यहाँ पे और कॉल बाई किया। जब यहाँ पे हल्का सा ऊपर की तरफ ब्रेक करता हुआ दिखा इसको, कंसोलिडेशन को, जब ब्रेकअप दिखा तो क्या हुआ, और घुस गए कॉल बायर्स, वापस नीचे की तरफ आया और ब्रेक डाउन किया। इन सारे कॉल बायर्स के स्टॉप लॉस हंट हो गए। वो कर रहा है यहाँ पे, क्या कर रहा है, यहाँ पे एक जो रेड कैंडल बन रही है, पिछली बार मैंने बताया था आपको, उसमें क्या कर रहा है, पुट को सेल कर रहा है, और इन सब के जो एग्जिट हो रहे हैं, अब स्टॉप लॉस हंट हो रहे हैं, इनके कॉल को भी बाई कर रहा है, पुट को सेल कर रहा है, कॉल को बाई कर रहा है। यहाँ पे रेड कैंडल बन रही है मेरे दोस्त, ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है मेरे दोस्त, और यहां से मार्केट वापस ऊपर। अब 10 लाख शेयर में से 9 लाख तो उसने खरीद ली, लेकिन अभी तक 1 लाख की और खरीदारी बाकी है। ऊपर ब्रेक हो गया मार्केट, जैसे ही ब्रेकअप हुआ, जो बचे हुए रिटेलर्स थे
कि ये वाले तो फेक थे पहले वाले, अब रियल ब्रेकअप हो गया। अब क्या करेंगे, वो खरीदेंगे, कॉल को खरीदेंगे ना यहाँ पे। लेकिन मार्केट वापस अपना पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक, समझ रहे हैं, पेंडेंसी, 1 लाख शेयर खरीदने बाकी है तो उनको खरीदने के लिए वापस नीचे आता और इन सब के स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट करता है। लेकिन उसको 50,000 शेयर ही मिले, 50,000 अभी तक पेंडिंग है, तो ये वापस और ऊपर जाएगा। अब इसको भी ब्रेक करना चालू करेगा। अब जो ज्यादा स्मार्ट लोग हैं वो एंट्री लेंगे, अब इसके भी ऊपर निकल रहा है लेकिन उसकी 50,000 की पेंडेंसी बाकी पड़ी, वो वापस नीचे आएगा, इनके भी स्टॉप लॉस है। मेरे दोस्त, उस रिटेलर की कमर टूट चुकी होगी। अब यहाँ पे ऐसा लंट, यहाँ पे ऐसा लंट, यहाँ पे ऐसा लंट, यहाँ पे अंट, यहाँ पे अंट, यहाँ पे अंट, यहाँ पे अंट। जब 2-3 बार स्टॉप लॉस अंट हो जाते हैं ना, अब ये इसको वापस ऊपर जाना है रियल मूव में। इस बार उनकी खरीदने की हिम्मत नहीं है, न हिम्मत बची है न कैपिटल बचा है। अब वो अकेला झूमता हुआ चलेगा यहां से। लेकिन मेरे दोस्त, जो एक एसएमसी ट्रेडर है, उसने एसएमसी ट्रेडर्स की एंट्री कहाँ है, ग्रीन सर्कल पे, यहाँ पे उसने यहाँ पे अपनी एंट्री बनाई थी। ध्यान से समझने की कोशिश करना, उसने यहाँ पे अपनी एंट्री बनाई थी। क्यों बनाई थी? कि उसको पता है यहाँ स्टेप का पीओआई है और यहीं से मार्केट ऊपर जाना है। उसके बाद जो झटके यहाँ पे लगे वो लॉस में नहीं आया कभी भी। ये सारे लोग लॉस में आए थे और इनके स्टॉप लॉस हंट हुए थे, ये लॉस में नहीं आया, ये यहाँ भी प्रॉफिट में, यहाँ भी प्रॉफिट में। अब समझने की कोशिश करना, मार्केट रेस्टिंग लिक्विडिटी, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, वो एसएमसी ट्रेडर को पता है कि मार्केट यहाँ आने के बाद एक बड़ा पुल बैक लेगा। वो यहाँ पे एसएमसी ट्रेडर, देखना एसएमसी ट्रेडर्स द्वारा प्रॉफिट बुकिंग, वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेता है। मार्केट एक बड़ा पुल बैक लेता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जो यहाँ पे भी नए कोई कॉल बायर जुड़े हैं वो भी करते हैं, और फिर वापस उस पहले वाले पॉइंट का ब्रेक अप करना चालू करता है। यहाँ पे वो लोग आ जाते हैं, मीडिया वाले, न्यूज़पेपर वाले, टीवी वाले। मार्केट तो बहुत ऊपर जाएगा। बेचारे रिटेलर्स ट्रेडर्स की एंट्री, ये रेड पॉइंट, ये रेड पॉइंट, वो वापस घुसते हैं यहाँ पर। जब तो मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, वो वापस खरीदते हैं, ऊपर गया, वापस स्टॉप लॉस यहाँ से वापस और ऊपर जाता है। इनको लग रहा है कि बार बार ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से भी ऊपर गया, बार बार ऊपर ही जा रहा है, बार बार बीओएस बन रहे हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन रहे हैं। उनको पता नहीं कि ये फेक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि उसको यहाँ पे जो सस्ता माल खरीदा गया ना, लास्ट में यहाँ पे 80 रुपए में खरीदा हुआ माल यहाँ पे 250 में बेचना है ना। यहाँ पे ये ब्लैक सर्कल दिख रहा है आपको, स्मार्ट प्लेयर द्वारा प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ तक ले जाके बेचना है ना उसको तो। और साथ में सेल साइड की अपनी गोडाउन है, उसको भरना भी तो है, नीचे की तरफ जाना है और वापस यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है ना उसको। तो पुट भी बाई करना है, कॉल को भी सेल करना है। ये यहाँ पे कॉल बाई कर रहे हैं सब लोग, ये कॉल बाई कर रहा है, तो कोई कॉल सेल भी तो कर रहा होगा उनको। कौन सेल कर रहा है? जो यहाँ पे उसने स्मार्ट प्लेयर ने, ऑपरेटर ने कॉल बाई किया था, वो यहाँ पे एग्जिट होगा तो क्या होगा, कॉल सेल होगा ना। वो कॉल सेल कर रहा है उनको, और वो बेचारे खरीद रहे हैं भोले वाले रिटेलर्स, और ये कॉल को सेल कर रहा है। साथ में इन जो पुट बायर्स है यहाँ पे ऊपर बैठे हैं, कुछ लोग पुट खरीद रहे हैं ना, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट करवा रहा है, यहाँ पे वापस ऊपर लाके इनके स्टॉप लॉस हंट करवा रहा है पुट बायर से। तो वो पुट भी बाई कर रहा है और कॉल को सेल कर रहा है। पिछली स्लाइड में आपने देखा होगा, पुट बायर्स के स्टॉप लॉस हंट हो रहे हैं तो वो एग्जिट हो रहे हैं, तो उनको वापस ये बाई कर रहा है और मार्केट को ऊपर ले जा रहा है। अपना पहले वाला कॉल से एग्जिट हो रहा है स्मार्ट प्लेयर, तो कॉल को सेल कर रहा है, और बेचारे वो जो रिटेलर्स है वो खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे वो दो काम कर रहा है, कहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन में। पहला काम तो कर रहा है, अपना पहले का खरीदा हुआ माल बेच रहा है, यानी पहले कॉल बाई किया था तो कॉल से एग्जिट हो रहा है, कॉल बेच रहा है और वो खरीद रहे हैं, कॉल को सेल हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक, दूसरा क्या हो रहा है, पुट वालों के स्टॉप लॉस हंट करवा रहा है, वो एग्जिट हो रहा है, तो उनका माल वो पुट को वापस सेल करेंगे, तो ये खरीद रहा है।
यानी पुट बाइंग भी कर रहा है और कॉल सेलिंग भी कर रहा है। और पुट बायर्स और कॉल सेलर्स को फायदा कहां पर होता है? जब मार्केट नीचे की तरफ जाता है। मैंने एक एरो में बताया था, पुट बाइंग और कॉल सेलिंग, पुट बायर्स और कॉल सेलर्स को फायदा कब होता है? रेड एरो में मार्केट नीचे जाता और वो अंततः मार्केट को कहां ले आता है? यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर रहा होता है। और यहाँ पे वही इंड्यूसमेंट वापस इनको दिखाता है कि मैं तो नीचे जा रहा हूं, मैं तो नीचे जा रहा हूं, नीचे जा रहा हूं। देख पा रहे हैं आप? अंततः जाना उसको ऊपर ही होता है। कोई एसटीएफ का पीओआई होता है यहाँ पे, उसको लिया, टैप किया और तुरंत ऊपर भाग गया। अब दोस्तों ये सारी चीज आपको समझ में आई होगी कि एडवांस फेज और डिक्लाइन फेज में एंट्री व एग्जिट कैसे होता है, और लोग कैसे इंड्यूसमेंट में फंसते हैं, और किस प्रकार वो अपना प्रॉफिट बुक करता है ऑपरेटर, और किस प्रकार वो अपनी झोली भरता है, उसके साथ प्रॉफिट बुक करने के साथ झोली भी भरता है दूसरी साइड जाने के लिए, और किस तरीके से भरता है। ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। अब दोस्त, एक्यूमुलेशन व डिस्ट्रीब्यूशन की अवधि कितनी लंबी होती है? ये तो आपको समझ में आ गया कि एक्यूमुलेशन व डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वो करता क्या है। कंसोलिडेशन ही तो करता है दोनों जगह पे। माल बेचना है तो भी उसको कंसोलिडेशन करना है, माल की खरीदारी करनी है तो भी उसको कंसोलिडेशन करना है। अब ये कंसोलिडेशन कितने समय तक चलेगा, कितना लंबा चलेगा, ये कैसे पता लगाए? एक एसएमसी ट्रेडर को सब पता होता है कि ये कब तक कंसोलिडेशन चलेगा। कैसे? ध्यान से देखना। एसएमसी ट्रेडर को पता होता है मार्केट यहां से एक्यूमुलेट होके ऊपर गया और यहाँ पे उसने अपना सारा माल बेच दिया, अब वो नीचे आएगा। तो आएगा कहां तक? एसटीएफ के पीओआई तक। लेकिन एसटीएफ के पीओआई से थोड़ा पहले ही कंसोलिडेशन चालू कर देगा और फिर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करके एसटीएफ के इस पीओआई को टैप करेगा और यहां से मार्केट ऊपर की तरफ निकल पड़ेगा। जब तक इसको टैप नहीं करेगा तब तक कंसोलिडेशन चालू रहेगा। बस पता चल गया अवधि कितनी लंबी होती। जब तक यहां नहीं पहुंचता तब तक ये कंसोलिडेशन चालू रहेगा। अगर बीच में कोई ऐसी इवेंट आ गई, युद्ध महामारी जैसी कोई विपरीत परिस्थिति आ गई, तो वो बड़े सावचेत होते हैं, वो अपनी दोनों तरफ एंट्री बना के रखते हैं। लेकिन ज्यादातर जो ये एक्यूमुलेशन होता है ना, वो सामान्य परिस्थितियों में होता है। कोई ऐसी इवेंट के टाइम वो एक्यूमुलेट बहुत कम होते हैं, जिसका रिजल्ट मतलब फिक्स नहीं होता है या डिसाइड नहीं होता है कि ये ही आएगा, तो वो उस टाइम एक्यूमुलेट बहुत कम होते हैं। ये नजर में रखना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक्यूमुलेशन की अवधि कितनी लंबी होगी। जब तक यहां नहीं आएगा तब तक। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन में ऊपर कोई एक एसटीएफ का पीओआई होता है, जब तक वो भाव अपने 250 रुपए तक नहीं ले जाता तब तक वो डिस्ट्रीब्यूशन चलता ही रहेगा। सबसे हाई भाव जहां पे उसको बेचना है, जहां पे इधर इस साइड में कोई एसटीएफ का पीओआई है, वहां तक ऊपर जाएगा और फिर वहां से गिरेगा। तो एसएमसी ट्रेडर क्या करता है? एंट्री यहाँ पे बनाता है एसटीएफ के पीओआई पे, और जहां पे रेस्टिंग लिक्विडिटी पड़ी होती है वहीं पे अपना माल बेच देता है। टारगेट रहता है ये एसएमसी ट्रेडर। ये रेस्टिंग लिक्विडिटी, लिक्विडिटी पूल, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी क्या होती है, ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट टॉपिक जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएगी। और जैसा मैंने इंट्रो वीडियो में बताया, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए तो मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इंट्रो वीडियो को देख लें, ताकि आप साथ में नोट्स बनाते रहें और अच्छे तरीके से आपको समझ में आए। आप मार्केट को बराबर बैक टेस्ट करते जाएं, देखते जाएंगे जैसा मैंने बताया वैसा पास्ट में हुआ है या नहीं हुआ। चार्ट बैक टेस्टिंग बहुत जरूरी। किसी भी जो भी आपने लर्न किया है उसको बैक टेस्ट जरूर करें। बिना बैक टेस्ट के अंधों की तरह किसी की बात पर विश्वास नहीं करें। पास्ट में ऐसा हुआ है तो फ्यूचर में भी ऐसा होगा। बड़ी टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे ये देखने लग जाओगे तो कुछ का कुछ दिखेगा। आप वो वीडियो के लास्ट में क्लियर होगा कि कौन सी टाइम फ्रेम पे आपको देखना चाहिए और कैसे उसको फॉलो करना चाहिए। अब ये एसएमसी ट्रेडर है, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर रहा है। उसको पता है कि मार्केट यहाँ से पुल बैक लेगा और वापस और ऊपर जाएगा, लेकिन मुझे यहीं पे बुक करना है।
वो और के चक्कर में नहीं पड़ता, मार्केट और ऊपर जाता है, यहाँ कहीं जाके वो स्मार्ट ट्रेडर, सॉरी स्मार्ट प्लेयर है ना, जो ऑपरेटर है ना, वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करता है, लेकिन उससे पहले ही एसएमसी ट्रेडर अपना प्रॉफिट बुक कर चुका होगा, उसने यहाँ पे एंट्री ली और यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया। इतना लंबा स्विंग ट्रेड स्टॉक में और इंडेक्स में दोनों में पॉसिबल है मेरे दोस्त। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि इंडेक्स में इतना बड़ा थीटा डीके कितना क्या हो जाएगा। मेरे दोस्त बैक टेस्ट करके देखिए, ये बैक टेस्टिंग आप एक्सपायरी के दिन करें तो बेहतर रहेगा। 7 दिन में क्या हुआ, कितना डाउन गया, क्योंकि प्रीमियम का चार्ट उस टाइम आपको पूरे 6 दिन का दिखेगा कि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ, कहाँ पे खरीदा होता तो अब तक उसकी रेट क्या होती, और वहां पे क्या रियल में एक्यूमुलेशन था, क्या रियल डिस्ट्रीब्यूशन था, ये सारी चीजें वहां पे आपको नोट करनी होगी। और उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करती है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन और एक्सपायरी डेट सिलेक्शन, ये बहुत मायने रखती है। किसी एक स्ट्राइक पे खरीद के आप 7 दिन बैठे रहे तो लॉस में है, और किसी अन्य स्ट्राइक पे खरीद के 7 दिन में बैठे रहे आप बहुत बड़े प्रॉफिट में। किसी एक एक्सपायरी पे सेलेक्ट करके आप लॉस में, दूसरी एक्सपायरी पे आप प्रॉफिट में। ये सारी चीजें आपको बैक टेस्ट करनी आनी चाहिए। अपन कंप्लीट लर्न करेंगे, लेकिन आप इस सीरीज में कंप्लीट मेरे साथ बने रहे तो आप कंप्लीट एसएमसी ट्रेडर आपको मैं बनाकर छोड़ूंगा। चलिए दोस्त, ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की अवधि कितनी लंबी होती है, कब तक वो कंसोलिडेट करता रहेगा। अब मेरे दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पूरे टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है ये एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की पहचान कैसे करें, कैसे पहचाने कि ये एक्यूमुलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन। पूरे यूट्यूब के वर्ल्ड में कोई भी नहीं समझा पा रहा है कि ये एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की पहचान कैसे करें। सब यही बता रहे हैं ब्रेकआउट हो गया तो एक्यूमुलेशन था, और ब्रेक डाउन हो गया नीचे की तरफ चला गया तो वो डिस्ट्रीब्यूशन था। अरे भाई, हो जाने के बाद में बताओगे तो क्या फायदा, पहले बताओ ना, ताकि हम बॉटम पे एंट्री ले पाए और टॉप पे एग्जिट कर पाए। एक एसएमसी ट्रेडर पहले ही पता कर लेता है कि ये एक्यूमुलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है, यहां से मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा या रिवर्स करेगा, ये पहचान करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इस चार्ट पे आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर टॉप पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मार्केट नीचे गिरता है। अब नीचे गिरने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। अब इस कंसोलिडेशन को नाम क्या दें, अभी तक कोई नाम नहीं दिया, सिर्फ कंसोलिडेशन लिखा है। यहाँ एक्यूमुलेशन नहीं लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, यहाँ पे एक्यूमुलेशन नहीं लिखा है मैंने, क्या लिखा है, कंसोलिडेशन। मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन से आया है। इस कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ऊपर जाएगा तो ये रहेगा एक्यूमुलेशन, और इस कंसोलिडेशन के बाद मार्केट और ज्यादा नीचे जाएगा तो ये होगा रीडिस्ट्रीब्यूशन। इस कंसोलिडेशन का नाम क्या हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन था, ये और रीडिस्ट्रीब्यूशन, और नीचे जाएगा। लेकिन ये कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन बनेगा या रीडिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, ये डिसाइड कैसे करें। यानी इस कंसोलिडेशन के बाद ट्रेंड रिवर्स होगा या ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ये कैसे डिसाइड करे एक ट्रेडर, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मैंने पहले की स्लाइड में बताया था, अगर एसटीएफ का पीओआई यहाँ पे है, इस कंसोलिडेशन के थोड़ा सा नीचे यहाँ पे कोई एसटीएफ का पीओआई है, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा और इस कंसोलिडेशन का नाम होगा एक्यूमुलेशन, ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। अगर मेरे दोस्त एसटीएफ का पीओआई कहीं यहाँ पर पड़ा है नीचे, इतना नीचे, तो मार्केट यहां से और नीचे जाएगा, और इस कंसोलिडेशन का नाम क्या रखेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन था तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन। यानी ट्रेंड यहाँ पे क्या था, डाउन, और यहां से वापस डाउन होगा, मतलब ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा, और इस कंसोलिडेशन का नाम होगा रीडिस्ट्रीब्यूशन। अगर एसटीएफ का पीओआई और नीचे पड़ा है, अगर एसटीएफ का पीओआई यहां पड़ा है, तो एक एसएमसी ट्रेडर को पता है
कि ये कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन ही है, और इस एसटीएफ के पीओआई को टैप करते ही मार्केट ऊपर जाएगा, और इस एसटीएफ के पीओआई को टैप करते ही वो अपनी एंट्री बनाएगा ऊपर की तरफ, जबकि बाकी सब रिटेल ट्रेडर नीचे की तरफ एंट्री बनाएंगे। केवल एसएमसी ट्रेडर यहां से ऊपर की तरफ अपनी एंट्री बनाएगा। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको समझ में आ गया होगा कि एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे पहचाने। इसके अलावा भी दो मेथड और है, यानी मल्टी कंफर्मेशन के बाद ही एसएमसी ट्रेडर अपनी एंट्री बनाता है। किसी एक कंफर्मेशन को लेकर के एसएमसी ट्रेडर नहीं चलता है मेरे दोस्त। अब इसमें क्या देखना होता है, एक कंसोलिडेशन की सुपर स्टेज होती है, और एक ये जो कंसोलिडेशन है ना यहाँ पे, ये इस कंसोलिडेशन की सुपर स्टेज और इस कंसोलिडेशन का ट्रेंड एंगल, ये भी देखता है एक एसएमसी ट्रेडर। अब इस कंसोलिडेशन की सुपर स्टेज क्या होती है, वो मेरी हरियाली स्ट्रेटजी में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ट्रेंड एंगल है वो मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट लर्न करवा देता हूं कि कंसोलिडेशन का ट्रेंड एंगल, इस कंसोलिडेशन जोन के अंदर ट्रेंड का एंगल कैसे बन रहा है, वो क्या दिखा रहा है कि मैं नीचे जा रहा हूं, नीचे जा रहा हूं ऐसे दिखा रहा है, या मैं ऊपर जा रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं ऐसे दिखा रहा है। समझने की कोशिश करना। यहाँ पे वो इंड्यूसमेंट कैसा दे रहा है, लोगों को लालच क्या दे रहा है, प्रलोभन। इंड्यूसमेंट यानी लालच या प्रलोभन। इंड्यूसमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो अपने इस एसएमसी सीरीज का एक पार्ट है सिलेबस में। उस इंड्यूसमेंट को जब आप कंप्लीट सीखेंगे तो ये सारी चीजें समझ में आएगी। वो यहाँ पे इंड्यूसमेंट देगा, प्रलोभन देगा, लालच देगा। अब वो कौन सा लालच दे रहा है लोगों को, नीचे की तरफ फंसने का दे रहा है या ऊपर की तरफ फंसने का? अगर नीचे की तरफ फंसने का दे रहा है तो उसको ऊपर जाना है, अगर ऊपर की तरफ फंसने का दे रहा है, इस कंसोलिडेशन जोन के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, अगर वो ऊपर की तरफ फंसा रहा है तो नीचे आएगा। एसटीएफ के पीओआई बहुत सारे होते हैं, एक्सट्रीम पीओआई, कंडीशनल पीओआई, सारी यही आप जब सीखेंगे ना पूरी एसएमसी तो समझ में आएगा कि कौन सा पीओआई ज्यादा वर्क करता है और कौन सा कम काम करता है और कौन ज्यादा रिलाय करने लायक है। अब ये इस कंसोलिडेशन जोन का ट्रेंड एंगल क्या होता है और उससे एक एसएमसी ट्रेडर कैसे पहचान लेता है कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, ये समझने का प्रयास करते हैं। अब यहां पे ध्यान से देखना, मैंने एक बैंक निफ्टी का 2 घंटे का कोई चार्ट है जो स्क्रीन पे लगा रखा। आप देख रहे होंगे मेरे दोस्त की मार्केट यहां से नीचे गिर रहा है, कंटिन्यू नीचे आने के बाद यहां पे एक कंसोलिडेशन करना चालू करता है। दिख रहा है आपको कंसोलिडेशन? 1 2 3 4 5 कैंडल यहाँ कंसोलिडेशन हुई है, यानी लगभग 10 घंटे मार्केट यहाँ पे रुका है 2 दिन तक। क्या किया है उसने? कंसोलिडेशन नहीं तो क्या है, इस कंसोलिडेशन जोन के अंदर ही सारी बॉडी आ रही है इनकी। अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखना है, इसकी क्लोजिंग कहाँ है इस कैंडल की, यहाँ पे, इसकी क्लोजिंग यहाँ पे, इसकी क्लोजिंग यहाँ पे, इसकी क्लोजिंग यहाँ पे, यानी क्या दिखा रहा है, मैं नीचे जा रहा हूं, मैं नीचे जा रहा हूं, मैं नीचे जा रहा हूं। लोग क्या करेंगे, रिटेल ट्रेडर्स कहां फंसेंगे, पुट बाई करेंगे या नहीं करेंगे, मेरे को समझाएं, आप बताएं। फंस जाएंगे ना वो यहाँ पे। और एक एसएमसी ट्रेडर को पता है कि यहाँ पे एक एसटीएफ का पीओआई पड़ा है, उसको टैप करने के बाद ये ऊपर जाएगा। अब ट्रेंड एंगल क्या है वो समझने की कोशिश करें। इस कंसोलिडेशन जोन का ये ऊपर का पार्ट है, उससे मार्केट नीचे की तरफ एंगल बना रहा है। ये ब्लू लाइन खींच रखी है मैंने, इसे ये नीचे की तरफ जा रहा है, हर बार नीचे की तरफ सपोर्ट ब्रेक कर रहा है। ये 2 घंटे का चार्ट है, अगर आप 10-15 मिनट का कोई 5 मिनट का चार्ट देखेंगे तो क्या होगा, हर सपोर्ट टूटेगा। यहाँ पे सपोर्ट टूट गया, अरे मार्केट तो नीचे भागेगा भाई, यही सोचेगा रिटेल ट्रेडर्स। अरे और सपोर्ट टूट गया और नीचे जाएगा, और सपोर्ट टूट गया और नीचे जाएगा, ऐसे करके वो बेचारा फंसता ही जाएगा। अंततः मार्केट को ऊपर जाना है।
ये ट्रेंड एंगल नेगेटिव है नीचे की तरफ है। अब यहाँ पे देखना आप ट्रेंड एंगल कैसा है। ऊपर यहाँ कोई रेस्टिंग लिक्विडिटी पड़ी होगी, यहाँ पे जाके उसने एसएमसी ट्रेडर ने तो प्रॉफिट अपना बुक कर लिया। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, अगेन कंसोलिडेशन, अपना माल बेच रहा है। जो यहाँ पे सस्ते में खरीदा था उसको यहाँ पे बेच रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। और बार बार कंसोलिडेशन रेंज के अंदर देखना आप, बार बार ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है। पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे पहुंच गया ना, फिर यहाँ पे रेंज को ऊपर की तरफ तोड़ता है। अब क्या लगेगा लोगों को, बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन लास्ट में उसको माल यहाँ पे बेचना था। यहाँ पे कोई एसटीएफ का पीओआई था जहां से उसको गिरना था इस पीओआई से, और यहाँ पे उसका आलू का रेट 250 रुपये आ गया मेरे दोस्त, यहीं पे उसको बेचना था। यहाँ पे 200 रुपये था, काफी माल यहाँ पे बेचा, लास्ट में और ऊपर ले गया, यहाँ पे बेचा 250 पे, लास्ट पूरा माल बेचने के लिए उसने छोड़ दिया। अंततः मार्केट क्या आ गया नीचे। यहाँ पे ट्रेंड एंगल देखना कहाँ है, प्रलोभन क्या मिल रहा है, इंड्यूसमेंट क्या मिल रहा है, लालच क्या मिल रहा है, मैं तो ऊपर जाऊंगा, मैं तो ऊपर जाऊंगा, यही तो मिल रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा था, मैं तो नीचे जाऊंगा, नीचे जाऊंगा। ये ट्रेंड एंगल है, ये ट्रेंड एंगल है। फिर नीचे आया और एसटीएफ का पीओआई। आप ध्यान से देखना, मैंने बताया था कि मार्केट जब ऊपर जा रहा है, मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो रेड कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होती है। यहाँ पे रेड कैंडल दिख रही है आपको, ये क्या है, ऑर्डर ब्लॉक। अब उसको अगर मार्केट को बहुत ज्यादा ऊपर ले जाना है और उसको 50 लाख शेयर खरीदने हैं, अभी तक वो 50 लाख 20 लाख जितने भी खरीदने हैं, और खरीदारी करनी है और ऊपर जाना है, तो वो क्या करेगा, वापस उसी रेट पे आएगा ना जहां से पहले उसने खरीदा था। ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है, एग्जैक्ट टैप किया, आप देख रहे होंगे। उससे पहले उसने क्या किया था, एसटीएफ का ये पीओआई था, इससे पहले क्या किया था, इसने कंसोलिडेशन पहले चालू कर दिया ना, यहां से कर दिया ना, यहां से। और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, कंसोलिडेशन के जोन के अंदर आप देखना बार बार क्या हो रहा है, सपोर्ट ब्रेक हो रहा है ना। पहले यहां तक था, फिर यहां तक गया, फिर यहां तक गया। ये क्या दिखा रहा है, मैं तो नीचे की तरफ जा रहा हूं, मैं तो नीचे की तरफ जा रहा हूं, लेकिन अंत तो उसको जाना कहाँ है, ऊपर ही जाना है, बहुत ऊपर जाना है। अब यहाँ पे वो अपना ऑर्डर प्लेस कर, अगर ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक यानी पेंडेंसी रह गई, ये पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है आगे की लेसन में आपको क्लियर होगा। वापस ऊपर गया, वापस रीटेस्ट में जिन्होंने एंट्री बनाई उनके भी स्टॉप लॉस हंट, उसका टारगेट पूरा हुआ, गो डाउन फुल भर गया, ऊपर गया, वापस जो भी साथ में जुड़ गए उनको बाहर किया, वापस ऊपर गया, वापस कंसोलिडेशन, जो और साथ में जुड़ गया उनको भी बाहर किए, वापस ऊपर। डीटो वैसा हो रहा है जैसा मैंने समझाया। आप इसको बैक टेस्ट करने की कोशिश करना कि जो मैं आपको यहाँ पे समझा पा रहा हूं कि कंसोलिडेशन जोन का ट्रेंड एंगल क्या होता है, कंसोलिडेशन जोन की अवधि कितनी लंबी होगी, ये जो मैं समझा रहा हूं ना, इनको आप बैक टेस्ट करने की कोशिश करना, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब मेरे दोस्त, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक कि ये सारी चीजें कौन सी टाइम फ्रेम पर देखनी चाहिए, उसको समझने से पहले अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को। और अगर आपको इस टॉपिक को समझने में कहीं पर भी दिक्कत हुई है, समझ नहीं पाए, तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं दोबारा समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना नहीं भूलें, तथा साथ में पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग मेरी नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। एक दूसरी बात,
अगर आप लाइव मार्केट में या मार्केट एनालिसिस के जो टिप्स होते हैं उनको प्राप्त करना चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा और वहां पे मैं लाइव मार्केट में आपको गाइड करता रहता हूं और एक दिन पहले भी आपको लेवल्स प्रोवाइड करवाता हूं कि नेक्स्ट डे मार्केट क्या करने वाला है, कहाँ पे आपको अलर्ट रहना है, कहाँ पे बाई करना है। तो इसके लिए आप अगर आप लर्न कर रहे हैं तो आप क्वांटिटी एक लॉट से ज्यादा नहीं रखें। अगर आप लर्निंग कर्व के सुपर स्टेज में हो तो आप थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप बिगिनर्स हो तो एक लॉट से ही ट्रेड करें। चलिए दोस्त चलते हैं नेक्स्ट की टाइम फ्रेम हम कौन सा यूज करें। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन और एक्सपायरी सिलेक्शन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन वो आने वाले टॉपिक आने वाले सिलेबस के यूनिट में कवर होंगे। उससे पहले कि आप एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को कौन से टाइम फ्रेम में देखें और फिर एनालिसिस करें और फिर अपना ट्रेड कौन से टाइम फ्रेम में एग्जीक्यूट करें, ये समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 4 तरह के ट्रेडर मैंने यहाँ दे रखे हैं। सबसे ऊपर स्कैल्पर, इंट्राडे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर और पोजिशनल ट्रेडर, और लेफ्ट साइड में दो प्रकार की टाइम फ्रेम है, एक एनालिसिस टाइम फ्रेम और एक एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम। एनालिसिस वो टाइम फ्रेम होती है जिस पर आप एक दिन पहले एनालिसिस करते हैं, मार्केट ओपन होने से एक दिन पहले एनालिसिस करते हैं। और एग्जीक्यूशन मार्केट ओपन होने के बाद जब आपका कोई एस्टेप का पीओआई टैप होता है तो आप एंट्री बनाते हैं, उस टाइम कौन से टाइम फ्रेम आपको ओपन करने चाहिए। अगर आप स्कैल्पर है तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम को आपको एनालिसिस में यूज करना है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम एग्जीक्यूशन में यूज करना है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो मिनिमम 2 घंटे का टाइम फ्रेम आपको एनालिसिस में देखना है, जहाँ पे बाइंग जोन, सेलिंग जोन, बाइंग एरिया, सेलिंग एरिया, ये आपका एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब मार्क करना है। और ट्रेड एग्जीक्यूशन आपको 1 से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर करना है अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है। अगर आप स्विंग ट्रेडर है, स्कैल्पर वो होता है जो 2 मिनट, 5 मिनट या 15-20 मिनट, आधे घंटे में ही अपना ट्रेड खत्म कर ले। इंट्राडे ट्रेडर वो होता है जो 2-4 घंटे से लेकर के 2 घंटे से लेकर 6 घंटे तक बैठा रहता है पूरे दिन भर, वो इंट्राडे ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर वो होता है जो 1 दिन से ज्यादा एक्सपायरी तक बैठा रहता है, वो स्विंग ट्रेडर। पोजिशनल ट्रेडर वो होता है जो कई हफ्तों तक, कई महीनों तक बैठा रहता है ट्रेड लेकर के, होल्ड करके, वो पोजिशनल ट्रेडर। अगर आप स्विंग ट्रेडर है तो आपको एनालिसिस का टाइम फ्रेम कम से कम 4 घंटे से ऊपर रखना चाहिए, इसके नीचे नहीं। और एग्जीक्यूशन के लिए आपको 5 से 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखना चाहिए एंट्री के लिए। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है तो आपको एनालिसिस के लिए 1 वीक का टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए और एंट्री के लिए 15 से 30 मिनट का टाइम फ्रेम देखना चाहिए। अब दोस्तों ये सारी चीजें एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की और मुझे विश्वास है कि आपने पूरा लर्न किया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को 2-4 बार देखें, उसके बाद में भी समझ में नहीं आए, कहीं भी कोई भी टॉपिक समझने में डिफिकल्टी हो तो मुझे कमेंट करें, मैं दोबारा समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। और उसके साथ एक बात और बता देता हूं आपको कि इस पूरे वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारे डायग्राम यूज किए पीपीटी के रूप, और अगर आप इन डायग्राम को प्रिंट निकलवा कर मार्केट को बैक टेस्ट करना चाहते हैं और अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो उसके लिए मेरे दोस्त आपको एक काम करना पड़ेगा। इस वीडियो को किसी टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या किसी टेलीग्राम व्हाट्सएप की कम्युनिटी में शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप, हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जो स्क्रीन पे शो हो रहा है 6375058155 पर आप शेयर कर देंगे और उसका स्क्रीनशॉट जैसे ही
हमारे इस नंबर पर शेयर होगा। हमारी टीम तुरंत आपको ये पीपीटी शेयर कर देगी, जिसका प्रिंट निकलवा कर आप स्टॉक मार्केट के सिनेरियो को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और बैक टेस्ट भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें तथा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना नहीं भूलें, जहां पे मैं आपको लाइव अपडेट देता हूं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।